हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं आरपी साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम लोग ने अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। हम लाइव प्रोसेस के एक साथ सारे वीडियोस सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं जिससे कि आप लोग के एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो पाए। आज हम लोग जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगेन जैसे कि मैं आपको बोला कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जो कि डायग्राम के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है ना। आपको जैसे कि पता है कि डाइजेशन के बाद और रेस्पिरेशन के बाद दो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स से बाहर चला जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है ये बॉडी के लिए कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल होता है ना। इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें भगवान ने एक अलग ही टाइप का सिस्टम दिया है जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, है ना। ये सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी से जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, मतलब जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है जो कि हमारे रेस्पिरेशन के बाद और हमारे डाइजेशन के बाद जो प्रोड्यूस हुआ है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए है। हम लोग उसको जनरल लैंग्वेज में फ्रेंड्स हमारा यूरिन बोलते हैं, यूरिन फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये यूरिन क्या होता है, एक्चुअली दिस इज़ अ वर्ड यूरिन विच मेक्स फ्रॉम द वर्ड यूरिया। यूरिया मीन्स नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, आपने सुना होगा। मैं वही यूरिया का बात कर रहा हूँ जिसको खाद के रूप में हम लोग अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज़ करते हैं ना। इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन विच इज़ एक्सेप्शनली वेरी गुड फॉर द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट्स। ठीक है, तो ये यूरिया होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स को, और हमें बहुत तरीके की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है अगर ये बॉडी से बाहर ना निकले। ठीक है, जिस भी पर्सन का किडनी फेलियर हो जाता है उसको बहुत तकलीफ होती है अपने बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने में, और अगर वो नहीं निकलता तो उसको फिर धीरे धीरे और भी टाइप के इंटरनल डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती है और उसके इंटरनल पार्ट्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारे बॉडी से ये जो गंदगी है ये बाहर निकले ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, हेल्दी एंड अच्छा रहे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, these need to be removed in time because their accumulation in the body can be harmful even the level of an organism। ठीक है ना, accumulation मतलब अगर ये गंदा सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर जमा होते रहा तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो आइए एक बार एक्सक्रीटरी सिस्टम को देख लेते हैं कि होता क्या। देखिए ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये है आपका ऑर्टा, ये आपका वीना कावा, इसको बोलते हैं रीनल वेन, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। जैसे कि लंग्स के अंदर जो आर्टरी और वेन रहते हैं उसको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है, उसको बोलते हैं पल्मनरी, है ना। इसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी कुछ अलग टाइप के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसके लिए हम लोग रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम काम है फ्रेंड्स। रीनल आर्टरी का भी काम है कि गंदे खून को किडनीज के अंदर लेके जाएगा और साफ हुआ खून को वेन वापस से पूरा बॉडी में और हार्ट में लेके जाएगा। ठीक है ना, तो गंदा खून सबसे पहले आर्टरी से किडनीज के अंदर आता है और किडनीज के अंदर आपका होता है इसका स्ट्रक्चरल यूनिट। किस चीज़ से किडनी बनता है, तो बहुत छोटे छोटे यूनिट से बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। और यही फ्रेंड्स हमारे इस पूरे वीडियो का मेन फोकस है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेफ्रॉन से पूछ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। उसका फंक्शन क्या है और उसका पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, मैं आपको नीचे वीडियो में समझाऊंगा। उसका डायग्राम फ्रेंड्स सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले PYQs में बहुत देख चुका हूँ, 2-3 साल से हर बार एग्जाम में रिपीट कर जा रहा है यही एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, है ना। पहले हार्ट का डायग्राम, डबल गैसियस एक्सचेंज का जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया वो रिपीट करता था, लेकिन आजकल ये नेफ्रॉन का डायग्राम ज़्यादा ही रिपीट कर जा रहा है। ठीक है ना, फिर किडनी से जो फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है उसको मतलब अल्टीमेटली यूरिन जो प्रोड्यूस होता है उसको यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में ले आता है जहाँ तक स्टोर होता है, और जब तक बॉडी को उसको लगता नहीं है, संकेत नहीं मिलता है कि अब बॉडी से इसको बाहर निकाल देना चाहिए, तब तक वो इसी के अंदर स्टोर होता है। और जैसी बॉडी को सिम्टम मिलता है कि नहीं भाई अब चलो इसको बॉडी से बाहर निकालने का टाइम आ गया, तो फिर हम लोग उसको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ ट्यूब लाइक कॉल्ड यूरेटर कम्स आउट फ्रॉम ईच ऑफ द किडनीज एंड गो टू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा एज वेन इट इज रिक्वायर्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, मतलब ये क्या क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, आपका 2 किडनीज होता है, ए पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है और किडनीज, और यही आपका किडनीज होता है ना. किडनीज़ के अंदर ही फ्रेंड्स आपके नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि आपको यूरिन को प्रोड्यूस करने और शरीर से पूरी तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालने में हेल्प करता है, उसको फिल्टर करते हैं ब्लड को, है ना. अच्छा, ये किडनी होती क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन विच लाइज नियर द वर्टिब्रल कॉलम एंड एब्डोमिनल कैविटी. द किडनीज इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन. आ गया फ्रेंड्स हमारे टॉपिक का मेन नेफ्रॉन. यही है शिवाजी द बॉस इस टॉपिक के, है ना, इनको नहीं छोड़ना है. नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख चुके हैं, है ना. देखिए ये है फ्रेंड्स वो जादुई डायग्राम जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, आप मैं बता नहीं सकता इतनी बार पूछ चुका है ना, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट. तो चलिए इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये देखिए इस तरीके से स्टार्ट होता है ना. ये आपका कॉर्टेक्स है, इधर से ही आपका रीनल आर्टरी आता है और किडनीज के अंदर जब रीनल आर्टरी जाता है, देखिए ये वाला, तो फिर ये नेफ्रॉन के अंदर कुछ इस तरीके से ब्लड अंदर जाता है. ठीक है, सबसे पहले ऊपर इसको जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल. क्या बोलते हैं? बाउमैन कैप्सूल. और इसके अंदर ये जो रेड रेड रंग का सब्सटेंस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रैनुलस. इसी के अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है. देखिए सिंपल सी बात है, ब्लड कैपिलरीज तो हो गई ना, बिना ब्लड कैपिलरीज के गंदा ब्लड किडनीज के अंदर जाएगा कैसे? तो फिर वापस से ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पे आ गया, आर्टरीज वापस से डिसोसिएट होकर क्या बन जाएगा आपका ब्लड कैपिलरीज, और यही गंदा ब्लड लेके आएगा आपके नेफ्रॉन्स के पास. फिर यहाँ से ब्लड क्या जाएगा, ये ट्यूब के द्वारा नीचे जाएगा. ये फर्स्ट वाला पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. ये नाम है इसका, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, PCT. यहाँ से ब्लड आता है, फिर ये एक लूप में जाता है, इसको बोलते हैं हेनल्स लूप. क्या बोलते हैं? हेनल्स लूप. फिर यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो गंदा वाला ब्लड फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फिर वो क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट में जाके जमा हो जाता है. ठीक है ना, और इसको बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. क्या बोलते हैं? DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और इसका नाम है PCT. ये दोनों आपको याद रखना. तो ये हो गया आपका डायग्राम किस तरीके से. सबसे पहले बाउमैन्स कैप्सूल, उसके बाद आपका ग्लूमेरुलस, उसके बाद आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, फिर आपका नीचे जाइएगा तो एक हेनल्स लूप, फिर वापस एक नेक्स्ट देखिए पहला टर्म में PCT, दूसरा टर्म में DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और लास्ट में ये कहाँ चला जाएगा फिल्टर आपका कलेक्टिंग डक्ट, और फिर यहाँ से आपका यूरेटर के द्वारा कहाँ चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, तो ये मैंने वैसे ये सारा चीज़ लिख चुका. बाउमैन्स कैप्सूल क्या होता है ना, ट्यूब्स क्या होते हैं, ग्लूमेरुलस क्या होता है, किस तरीके से कंपोज होता है, तो एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ. ग्लूमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच्ड, है ना. रीनल आर्टरी अटैच रहता है, जैसे मैंने आपको बताया गंदा ब्लड यही लेता है. आर्टरीज विच मेक्स द ब्लड टू द ग्लूमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियल एंड द वन ऑफ द रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द ग्लूमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियल. मतलब इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बस लिख दिया है ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूटे ना. मतलब सिंपल सी बात मैं कहने के बोल रहा हूँ कि जो ग्लूमेरुलस से हम लोग जो ब्लड लेते हैं उसको हम लोग एफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं, और जो ब्लड रिसीव करते हैं ग्लूमेरुलस से जो किडनी जो नेफ्रॉन रिसीव करता है, मतलब ये वाला हिस्सा रिसीव करता है, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल. ठीक है, तो छोटा सा बात है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं इन दोनों वर्ड्स के ऊपर, है ना. आगे बढ़ते हैं. तो फिर ग्लूमेरुलस क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ इंक्लूड्ड बाय अ कैप्सूल लाइक पोर्शन कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल. यही वाला बाउमैन कैप्सूल है जिसके अंदर ये ग्लूमेरुलस क्या होता है पूरा तरीके से कवर्ड होता है ना, और ये हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक, और इसी के अंदर ये पूरा यूनिट कलेक्टिंग डक्ट विच फाइनली गोज टू द यूरेटर. देखिए कलेक्टिंग डक्ट फाइनली गोज टू द यूरेटर, जैसे मैंने बताया था कलेक्टिंग डक्ट आपका यूरेटर से जुड़ जाता है, जहाँ से वो फिल्ट्रेट कहाँ चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है ना. तो यही है इसका पूरे डायग्राम का थोड़ा सा माइन्यूट सा डिस्कशन, है ना. इससे ज़्यादा डिस्कशन करने की हम लोग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी जो और भी मेरे जो वीडियोज़ है उसमें मैंने इसको पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में बताया. लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो बस आपको सिंपल सा चीज़ याद रखना है, आपको यही डायग्राम बनाना है सेम टू सेम. पहले वाले टर्म को PCT बोलते हैं, एक अंदर से लूप बनाइएगा, इसको हेनल्स लूप बोलते हैं. फिर सेकंड वाले टर्म को बोलते हैं आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल DCT, और लास्ट में चला जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में. ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से काम होते हैं अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, है ना. तो यूरिन फॉर्मेशन ऑफ द किडनी, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी VVI है. ठीक है फ्रेंड्स, स्टार मार्क क्वेश्चन आता है हाउ यूरिन प्रोड्यूस्ड. ठीक है,
यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए ग्लूमरस का जो फिल्ट्रेशन है वो कैसे होता है। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बाउमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड ये सब क्या होता है, फिल्टर कर दिया जाता है ब्लड को, ब्लड से बाउमन कैप्सूल के द्वारा, और इन सबको इनकी जगह पे भेज दिया जाता है। अब जो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ये वाला, ये सब तो काम यहीं पे हो गया। ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ना, मतलब यहाँ पे कुछ और वाइटल न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो वो भी पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ये देखिए उसके बाद क्या होता है, नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरी सराउंडेड बाय द नेफ्रॉन्स, ठीक है। फिर सिक्रेशन आता है, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूबल विच ओपन्स अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज passes through the ureter to the urinary bladder where it is stored until the release through the urethra। मतलब सबसे पहले क्या होता है, ग्लूमरस फिल्ट्रेशन होता है। ये क्या करता है, ब्लड के अंदर से सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट, वाटर, एमिनो एसिड, इन सबको क्या करता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट को अलग कर देता है और ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड को रीअब्जॉर्ब करके वापस से कहाँ भेज देता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज देता है। उसके अलावा भी जो सब्सटेंस बच जाते हैं वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर ये लूप में भी कुछ होता है, और यहाँ से भी जैसे कि नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया, फिर वहाँ वापस से यहाँ से नीचे चले जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जैसे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है इधर साइड से, है ना। इन सब का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वापस से जो अमोनिया है ये वाला नाइट्रोजनियस NH3, मतलब अमोनिया जो सब्सटेंसेज है, जो अमोनियन कंपाउंड्स है वो कहाँ चले जाते हैं, वापस से इस लूप से कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली यूरेटर से जाके कनेक्टेड होता है, और वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर तक चला। देखिए मैंने वही यहाँ पे लिख भी दिया है, इट इज़ एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इट रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। तो इस तरीके से आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आप चाहते हैं तो, या फिर आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लिख के पढ़ ही पाओ, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर से जैसे कि मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको वापस से समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। सबसे पहले ग्लूमरस में आपका जो ग्लूकोज है, क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड्स है ना, इन सब का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ग्लूकोज, वाटर, इन सब को वापस भेज दिया जाता है कहाँ पर, रीनल वेन में, जो कि फिल्ट्रेट को लेके, फिल्ट्रेट बोल रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को लेके जाते हैं। और फिल्ट्रेट मतलब जो अमोनिया कंटेन करता है, ये वाला अमोनिया, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस वेस्ट कंटेन करता है, यूरिया, अमोनिया, ये सब वापस से कलेक्टिंग डक्ट से ये वाला PCT से होके, हेनल्स लूप से होके आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाके जमा हो जाता है ना। और बाकी जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल वाटर, वो वापस से इसी लूप के अंदर और यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर किसी इंसान का एक किडनी फेलियर हो जाए, तब वो बेचारा क्या करेगा, उसको तो ये प्रोसेस करना ही है, अपने शरीर से तो बाहर निकालेगा, बेचारा मरेगा तो नहीं। तो उसके लिए ना अलग से प्रोसेस बनाया गया है, आर्टिफिशियल प्रोसेस। इसी को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी प्रोसेस भी बोलते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है इसका नाम है हीमोडायलिसिस। और हीमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होता है जिसका नाम है डायलिसर मशीन। इस पूरे मशीन का नाम क्या है, डायलिसर मशीन। और जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस। ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मीन्ड बाय द किडनी फेलियर पेशेंट। मतलब ये जिस पेशेंट का किडनी फेल हो जाता है उस पेशेंट के लिए इस मशीन को डिज़ाइन किया गया है। मतलब जो काम किडनी करता है ना, फिल्ट्रेट, देखिए ये वाला, उसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है, ग्लूमरस सब चीज़ को फिल्टर करता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड सबको अलग अलग टाइप का अलग जगह पे भेज के जो फिल्टर करता है, वही सेम काम ये भी करता है, ये वाला मशीन। इसका काम भी सेम है, जस्ट लाइक किडनीज, पर ये क्या है, आर्टिफिशियल, जो कि हम लोग ने बनाया है। इसके अंदर होता क्या क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले पर्सन के जो हाथ होता है वहाँ पे 2 ट्यूब लाइक सुइयों को घुसड़ा जाता है ना, जो सुई ट्यूब से रिलेटेड होती है। एक सुई क्या करती है, आर्टरी का तरह काम करती है, जो कि गंदा ब्लड इस मशीन के अंदर डालती है। और ये मशीन जो पूरे ब्लड को साफ कर देता है, वापस से एक वेन का तरह काम करता है वो ट्यूब, और वापस से सुई की तरह हम लोग वापस उसको वेन में भेज देते हैं। तो जस्ट लाइक किडनी वर्क करता है, ये भी मशीन भी सेम काम करता है ना। ये मशीन का मेन वर्क क्या है, यहाँ पे एक ब्लड पंप होता है, इससे हम लोग ब्लड को पंप करेंगे तो ब्लड इसके अंदर जाता है, मशीन के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद ये जो होता है फ्रेंड्स, ये वाला जो मशीन है, यही मेन डायलिसर मशीन है ना। ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, इसके अंदर की ट्यूब्स, ठीक है ना, सेल्यूलोज की बनी रहती है। और इसके अंदर की जो ट्यूब्स होती हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। और ये पूरा किसका बना रहता है, सेल्यूलोज का। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसा कि आपको पता है कि वो कुछ ही सब्सटेंस को ब्लड के अंदर और ब्लड के बाहर जाने देता है ना। और इसके अंदर जो लिक्विड भर रहता है इस मशीन के अंदर, उसको बोलते हैं डायलिसर लिक्विड। और इस मशीन के अंदर ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट, ये 3 चीज़ होता है। क्या होता है, ग्लूकोज,
वाटर एंड सॉल्ट्स, ताकि पेशेंट को कमज़ोरी ना लगे। ये तीनों चीज़ अगर मिल जाए तो पेशेंट को कमज़ोरी नहीं लगेगा। अगर कोई चीज़ उसके ब्लड के अंदर से बाहर निकाला जाएगा तो, है ना, और वो जितना भी गंदा चीज़ है उसके अंदर का यूरिया सब्सटेंसेस, अमोनिया सब्सटेंसेस, वो सब क्या होता है इस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है ना, डिफ्यूज़ होता है। और इस लिक्विड के अंदर जो पहले से ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट्स रहते हैं वो भी क्या होता है इस ट्यूब के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, जिससे कि वापस से वो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होकर पेशेंट के बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे उससे थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है ना। और ये जो गंदा चीज़ जो निकला, जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो गया, इसको एक पोर्शन से बाहर निकाल दिया जाता है इस मशीन के द्वारा, है ना। और यहाँ से देखिए फ्रेश डायलेशन सोल्यूशन बार बार डालते रहा जाता है। गंदा लिक्विड इधर से बाहर आते रहेगा और फ्रेश लिक्विड इस मशीन के अंदर डालते रहा जाएगा। तो इस तरीके से डायलेशन मशीन आपका काम करता है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम देखिए, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए जाएंगे। वैसे इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, आप उसे भी जाके ज़रूर देख सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्लांट्स के एक्सक्रीशन के ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट का एक्सक्रीशन भी बहुत तरीके से होता है। प्लांट अपने एक्सक्रीशन को रूट्स के द्वारा भी करते हैं, स्टेम्स के द्वारा भी करते हैं और गम्स, रेजिन की तरह भी करते हैं ना। आप लोग ने कभी देखा है क्या, नोटिस किया है किसी पेड़ का अगर मान लीजिए कोई टहनी टूट जाए तो उसके अंदर से एक चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस पदार्थ निकलता है, उसी को हम लोग रेजिन बोलते हैं ना। देखिए इस टाइप का निकलता है। तो यही क्या होता है, प्लांट का वेस्ट होता है, जो कि उसको रिपेयर करने में, वहाँ का चीज़ों को और अपना उसका वेस्ट निकालने में वो अपना हेल्प करता है ना। वुड पल्प बोलते हैं इसको। देखिए अब एक्सट्रैक्शन प्लांट्स पढ़ लेते हैं किस तरीके से होता है। अदर वेस्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एंड एक्सेट्रा, है ना, which fall from the leaf. Plants excrete some waste into the soil around them, gums, resin in old xylem, ठीक है। Some metabolic waste in the form of crystal and calcium oxalates in the leaves, skull, colosia and stem of zamikand, ठीक है। तो इन टाइप के कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट्स कैरी करता है, और ये वुडी स्टेम्स में एक्सक्रीशन अलग अलग तरीके से होता है। फिलहाल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टेम्स ऑफ जमीकंद, ये एक तरह का ना एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये एंड यहाँ पे गलती से लिख गया है, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग पढ़ लेते हैं ना कि वेस्ट प्लांट्स में किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए जो भी वेस्ट होते हैं वो सबसे पहले लीफ में स्टोर होते हैं, बार्क में स्टोर होते हैं ना। तो लीफ तो पेड़ से पत्ता गिर जाता है, जब पतझड़ का सीजन आता है तो पेड़ से पत्ता गिर के प्लांट अपना वेस्ट को हटा सकता है अपने बॉडी से। और उसके बाद प्लांट अपने जो वेस्ट होते हैं वो सॉइल में भी कुछ कुछ डिस्क्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, है ना। और कुछ कुछ इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। ये गम, गोंद और चिपचिपा टाइप का रेजिन, जो पदार्थ है मैंने बना के दिखाया आपको, इसके वजह से प्लांट्स अपना वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। और ये होता है ओल्ड जाइलम में, मतलब जाइलम टिश्यू जो होता है ना, वही ये काम करने में भी हेल्प करता है ना। एक्सक्रीशन में, ट्रांसपोर्टेशन में तो हेल्प करता ही है, एक्सक्रीशन में भी प्लांट्स के हेल्प करता है ना। सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स इन द लीव्स ऑफ कोलोसिया। लीव्स ऑफ कोलोसिया में ये कैल्शियम ऑक्सलेट्स के जो कुछ कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं प्लांट के, ये भी स्टोर होते हैं, जो कि लीव्स के जो झड़ने पे गिर जाते हैं, ठीक है ना। स्टेम्स ऑफ जमीकंद, वो भी अपना वेस्ट को ना इसी तरीके से एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है ना, रेजिन्स के फॉर्म में। तो उसी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको बताया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स, एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। तो गैसेस का जो एक्सक्रीशन होता है प्लांट के अंदर, जैसे कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है, पर उसके लिए बहुत बेकार है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये स्टोमाटा और वुड में जो स्टेम्स में जो लेंटिसेल्स होते हैं, इनके वजह से ये काम कर लेता है। तो किसके वजह से करता है, स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स की वजह से अपना ये गैसियस वेस्ट को बाहर निकालता है अपने बॉडी से, और ट्रांसपीरेशन के द्वारा भी अपना वेस्ट को बाहर निकालता है, एक्स्ट्रा वाटर को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर प्लांट का एक्सक्रीशन आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, लीव्स, बार्क में जो स्टोर रहता है वो प्लांट का जो एक्सक्रीशन वेस्ट होता है उसको वो फॉल करके लीव्स को गिरा देता है, और कुछ कुछ सॉइल में भी अपना वेस्ट को एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन भी करता है ना। सम मेटाबॉलिक वेस्ट को इन द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट्स के द्वारा भी करता है। स्टेम्स ऑफ जमीकंद, जैसे कि मैंने एग्जांपल देके आपको यहाँ पर बताया, तो वो जमीकंद के स्टेम्स कुछ किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं उस तरीके से भी करता है ना। देखिए ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से ऐसे ये जो लिक्विड है ये धरती पे गिर गिर के पूरा तरीके से अपना प्लांट जो है वेस्ट को एक्सक्रीट कर देता है ना। कुछ कुछ अपना लेंटिसेल्स जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसको लेंटिसेल्स बोलते हैं, इनसे भी अपना प्लांट वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। और गैसियस एक्सचेंज को गैसियस वेस्ट को स्टोमाटा के मदद से भी
ये एक्सक्रीट करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट कर देता है थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन था फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो का नाम ही है वन शॉट। फटाक से हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, जो कि जिससे कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी नहीं आता हो तो आप इससे देख के सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेन्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और अच्छे गुड मार्क्स लाएँ। ठीक है।